नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन में एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस के एक दूसरे सेशन में आप सभी का स्वागत है। राइट, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के हमारे फिर से जिस पैटर्न पे हम चलते हैं, 6 हमारे पास टॉपिक रहेंगे। सबसे पहला होगा समग्र शिक्षा स्कीम 2.0। ये अभी हाल फिलहाल आया है, इसमें क्या बात कही जा रही है इस पे बात करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। आप जैसे जानते ही हैं कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो इसमें सर्विसेज में ही सारा एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस सिखाया जाता है। आप सब लोग जो आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर बनेंगे सारा एडमिनिस्ट्रेशन सीखेंगे। इसमें किस किस लेवल पे क्या क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है और सरकार ने अभी तक क्या काम किया है इस पे बात करेंगे। तीसरा बात करेंगे केवीआईसी के हवाले से प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर, नेचर को प्रोटेक्ट करने के हिसाब से बनाया गया एक बढ़िया और अद्भुत कदम। फोर्थ, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड। तो ये जो है आपके लिए यूपीएससी की जो परीक्षा होने वाली है, जो भी बहुत सारी परीक्षा भी होंगी या फिर दूसरे जो अन्य स्टेट सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में, उनमें इसका आपको डायरेक्ट सवाल देखने को मिलेगा, क्योंकि दीज आर द फैक्ट्स, सिंपल फैक्ट्स हैं। सो वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर पांचवी बात करेंगे भाषा के ऊपर, दैट इज 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है इसमें, क्या कही जा रही है, 15 अगस्त वैसे भी आ ही रहा है। छठा हम बात करेंगे मिनरवारिया पेंटेली। क्या है ये मिनरवारिया पेंटेली, इस पे बात करेंगे ये क्या चीज है। और फिर 7th आपके लिए एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस। सो आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा समग्र शिक्षा स्कीम 2.0। अब देखिए क्या है कि ये जो समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 से आप समझ रहे हैं कि ये पहले भी लॉन्च किया गया था। राइट, कैबिनेट कमेटी ने, इकोनॉमिक अफेयर्स की जो कैबिनेट कमेटी है, उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया है। किसको? इस स्कीम को। कब तक के लिए? 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए इसको अप्रूव कर दिया गया है। इट हैज बीन अपग्रेडेड टू अलाइन विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर एजुकेशन एंड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च इन 2020। तो लगे हाथ तो आपको एक अलग से इंसाइट और दे दूं कि कर्नाटक जो है भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी इसको लॉन्च कर दिया है। राइट, अब इस स्कीम में क्या कहा गया? समग्र शिक्षा स्कीम। आप जानते हैं समग्र मतलब कंसोलिडेटेड शिक्षा एजुकेशन स्कीम, यानी योजना जो भी है। तो ट्रिपल एस, दिस इज एन इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन कवरिंग द एंटायर गैमुट फॉर फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12। सो प्री स्कूल से लेके 12वीं क्लास तक में जितने भी सारी चीजें इसमें कवर की जा सकती है, सब कुछ कवर की गई है। ये बात करता है इंक्लूसिविटी पे, इक्विटेबल पे, अफोर्डेबल स्कूल एजुकेशन पे, इन सब चीजों पे बात करता है। इस स्कीम में 3 और स्कीम को सबअज्यूम किया गया है। सबसे पहला है हमारा सर्व शिक्षा अभियान। याद आ रहा है आपको, स्कूल चले हम, अब तो वो भी नहीं बोल सकते, कोविड-19 में खुल ही नहीं रहे हैं। राइट, तो कितना अच्छा गाना था ना वो कुणाल गांजा वाला का कि स्कूल चले हम, सर्व शिक्षा अभियान। दैट सेकंड, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आरएमएसए, और फिर टीचर एजुकेशन। तो ये जो 3 अलग अलग जो अभियान लॉन्च किए गए थे, या आप एक तरीके से कह लीजिए स्कीम लॉन्च किए गए थे, उन सभी को एक ही में इंटीग्रेट कर दिया गया, एंड दैट इज समग्र शिक्षा स्कीम। Right? The scheme covers 1.16 million schools, over 156 million students, and 5.7 million teachers of government and aided schools from pre-primary to senior secondary। अब आपको मैं एक थोड़ा सा अलग से एक फैक्ट बता देता हूँ। भारत में लगभग मैं डायरेक्ट नहीं कह रहा, लेकिन लगभग 15 लाख स्कूल है। और कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? तो लगभग 25 करोड़ बच्चे। 15 लाख स्कूलों पे ताले हैं, 25 करोड़ बच्चे घर में हैं। समझ ही जाइए आपके एजुकेशन का किस तरीके से विनाश हुआ है। हालांकि चाइना वालों ने कुछ ज्यादा ही खतरनाक तरीके से कर दिया अभी हाल फिलहाल में। इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो किस तरीके की स्कीम है ये? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इट इन्वॉल्व्स इन 60-40 स्प्लिट इन फंडिंग बिटवीन द सेंटर एंड द मोस्ट स्टेट्स। इट वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन 2018। 2018 में लाया गया था, और अभी इसका 2.0 लाया गया है, जिसे बोला गया है कि 2025-26 तक के लिए हमने इसे मंजूरी दे दी है। किसने मंजूरी दे दी है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। अब इस जो नई जो स्कीम है, इसमें क्या नई चीजें हैं? इन ऑर्डर टू एनहांस द डायरेक्ट आउटरीच ऑफ द स्कीम, all child centric interventions will be provided directly to the students through DBT mode on an IT based platform। वैसे इनकम टैक्स प्लेटफॉर्म तो चल ही नहीं रहा, अब IT बेस्ड प्लेटफॉर्म ये लोग लेके आए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नहीं, सीरियसली आई एम सेइंग दैट दिस DBT would include RT यानी राइट टू एजुकेशन एंटाइटलमेंट सच एज टेक्स्ट बुक, यूनिफॉर्म्स एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। तो इसमें कुछ कुछ मतलब चीज़ों को बढ़ा दी गई है, और क्या है कि भैया DBT वगैरह ये सब कर देंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसमें ये सब कुछ जो है इसमें मतलब एनरोल किया गया है, इसमें सारा जो है इंक्लूड किया गया है। अब
जहां तक बात है, एक बात मैं आपको और थोड़ी सी क्लियर कर दूं कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, अब आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से अभी हाल फिलहाल महेश व्यास जी जो हैं, जो CMIE के जो CEO हैं, उनका एक लेख आया था, माइग्रेशन फ्रॉम फैक्ट्रीज टू फार्म। तो ये माइग्रेशन कुछ यहाँ भी देखा जा रहा है, माइग्रेशन फ्रॉम प्राइवेट स्कूल्स टू गवर्नमेंट स्कूल। काफ़ी सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल से निकल के गवर्नमेंट स्कूल में एनरोल कर रहे हैं। तो वो दिखाता है कि किस तरीके से इकोनॉमिक सिचुएशंस डिस्टर्ब हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, राइट। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स की जहाँ तक बात की जाए, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में पहले क्या होता था कि आपको टेक्स्ट बुक्स फ्री मिलते थे, आपको यूनिफॉर्म्स फ्री दिए जाते थे। अब क्या है, 2 साल, लगभग लगभग 2 साल तो ही गए, होने ही वाले हैं। तो 2 साल से ये सारी चीजें भी सप्लाई भी बंद है, ना तो टेक्स्ट बुक्स दिए जा रहे हैं, ना ही ड्रेसेस दिए जा रहे हैं। अब इसकी फंडिंग का क्या है, कैसा है, ये कुछ भी मतलब पता नहीं चल पा रहा है कि स्कूल्स मांग भी रहा है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट या दे रही है, किधर क्या हो रहा है, कुछ भी इस पे कोई आइडिया नहीं आ रहा। तो आई एम वेरी अमेज्ड टू सी दैट कि नोबडी इज आस्किंग एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इन दिस फॉर्मेट, राइट। अदर फीचर्स क्या है इस स्कीम के? सपोर्ट फॉर एक्टिविटीज ऑफ पार्क, अ नेशनल असेसमेंट सेंटर। पार्क का मतलब है परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। एडिशनल स्पोर्ट्स की जहां तक बात करें, उसमें बोला गया है कि 25,000 तक का हम अनुदान आपको देंगे स्पोर्ट्स के लिए, to schools in case at least 2 students of that school win a medal in खेलो इंडिया स्कूल गेम्स एट द नेशनल लेवल। अगर इस तरीके से आप कुछ अचीव ले करके आते हैं तो हम आपको अनुदान देंगे। सपोर्ट फॉर सोशल ऑडिट कवरिंग 20% ऑफ स्कूल्स पर ईयर सो दैट ऑल स्कूल्स आर कवर्ड इन अ पीरियड ऑफ 5 years। तो इसमें ये सारी मोटी मोटी बातें की गई हैं। समग्र शिक्षा स्कीम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन 2018। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कब तक के लिए वैलिड है? 2025-26 तक के लिए वैलिड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। SDG गोल्स से किससे के साथ मैच करता है? तो एजुकेशन के साथ करता है। SDG गोल्स नंबर वो याद रख लीजिएगा कि जिस पे एजुकेशन आता हो, और कुछ मोटी मोटी ऊपर की बातें, फिर इससे आपका काम हो जाएगा। एग्जाम में इससे सवाल आया तो आप 100% इसे टैकल करने वाले हैं। ये इन्फोग्राफिक है, आप इससे देख सकते हैं। हम चलते हैं अपनी दूसरी स्टोरी पे। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की। तो सरकार ने अभी हाल फिलहाल कुछ इन्फॉर्मेशन दी हैं कि उन्होंने पिछले के बीते हुए कुछ वर्षों में किस तरीके से मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पे काम किया, उसके बारे में उन्होंने कुछ जानकारी दी। और उन्होंने बोला कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है, ये इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी गवर्नेंस को और एक्सेसिबल बनाते हैं। तो अभी आपको याद आ रहा होगा, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2019 में आया था, तो वो भी मतलब इसके तहत आ गया। जो सरकार ने जानकारी दी कि देखिए हमने GGI भी लॉन्च किया। These reforms aims to encourage greater efficiency, transparency and corruption-free governance, accountability and reduce scope for discretion। गवर्नमेंट का एक ही नारा है, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो यहाँ जो गवर्नेंस का पार्ट है ना, इसका सारा दारोमदार किस पे आ जाता है? एडमिनिस्ट्रेशन में। तो उसको मजबूत रखना ज्यादा जरूरी है। कुछ जो इनिशिएटिव्स लिए गए सरकार के द्वारा, सबसे पहला मिशन कर्मयोगी था। दिस इज अ नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। इट इज अ comprehensive रिफॉर्म ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग apparatus at individual, institutional and process levels for efficient public service delivery. It is aimed at building a future ready civil service with the right attitude, स्किल्स एंड नॉलेज अलाइन टू द विजन ऑफ न्यू इंडिया। तो एक जो नए भारत की जो निर्माण की बात कही जा रही है, उसके साथ उसका जो विजन है, जो ऑफिसर बनेंगे आप में से जो बनेंगे, उनका जो विजन है बिल्कुल प्रॉपर अलाइन होना चाहिए। द कैपेसिटी बिल्डिंग विल बी डिलीवर्ड थ्रू आईगोट कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम भी थोड़ा भैया याद रख लेना, एग्जाम वगैरह में आ सकता है। आईगॉट कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म विद कंटेंट ड्रॉन फ्रॉम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। साथ ही साथ इसके साथ ई समीक्षा नाम का जो है एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया, जो कि एक रियल टाइम ऑनलाइन सिस्टम है, मॉनिटरिंग वगैरह के लिए इसमें काम आता है। इसके बाद सिटीजन चार्टर वगैरह इसमें काफ़ी सारा मतलब बनाए गए। गवर्नमेंट ने बोला कि सभी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को अपना सिटीजन चार्टर, नागरिक पत्र, वो बनाने की ज़रूरत है। उसकी फिर हम उसको अपडेट करने की ज़रूरत है, उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। It is a written document that spells out the service providers' efforts taken to focus on their commitment towards fulfilling the needs of the citizens, or you can say the customers also। कंप्रिहेंसिव रिस्ट्रक्चरिंग की गई स्कीम की, जैसे प्रधानमंत्री अवार्ड दिए गए इन एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2014 से शुरू किया गया। साथ ही साथ गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2019, आप इसको भी इसमें कंसिडर कर सकते हैं। तो आज के लिए आपका पहला सवाल दोस्तों कि गवर्नेंस डे भारत में कब मनाया जाता है? व्हेन वी विल गोइंग टू सेलिब्रेट द और यू कैन से ऑब्जर्व द गवर्नेंस डे इन इंडिया, राइट? जरूर बताइएगा। तीसरे स्टोरी पे चलते हैं, प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर। तो KVIC ने सिक्योर किया है, अभी हाल फिलहाल उन्होंने पेटेंट कराया अपने एक इनोवेटिव मटेरियल के लिए, जिसका नाम है प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर। इसका काम क्या है? जो प्लास्टिक है, उसको, जो प्लास्टिक का जो मेनेंस पड़ रहा है नेचर पे, उसको रिड्यूस करना। द प्लास्टिक मिक्स हैंड पेपर विच इज रिसाइक्लेबल और इको फ्रेंडली भी है ये, राइट।
वॉज डेवलप्ड अंडर द प्रोजेक्ट रीप्लान। किस प्रोजेक्ट के तहत इसे डेवलप किया गया? तो प्रोजेक्ट रीप्लान। क्या है रीप्लान? रिड्यूसिंग प्लास्टिक फ्रॉम नेचर। रीप्लान, वेरी सिंपल। The project was launched in September 2018 as a part of KVIC's commitment to Swachh Bharat Abhiyan. It aims to carry bags by mixing processed and treated plastic waste with cotton fiber rags in the ratio 20:18. This is the first kind of it. This is the first of its kind project in India where plastic waste is destructured, degraded, diluted, and then used with paper pulp while mixing handmade paper and thus reduces plastic waste from the nature. तो इसमें ये सारी बातें की गई. The production of waste plastic mixed hand-made paper is likely to serve the twin objectives. इसको बनाने के पीछे का मुख्य दो ही कारण है, दो ही उद्देश्य है. पहला प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, जो कि हम समझते हैं. दूसरा क्रिएटिंग सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा बनाएंगे तो आपको वर्कफोर्स भी चाहिए, वर्कफोर्स चाहिए तो फिर आप जॉब्स ऑफर करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी. द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय द केवीआईसी यूज both high and low density waste polythene and not only adds extra strength to the paper but also reduces the cost up to 34%. तो इनोवेशन का तो यही मतलब ही होता है कि आप मैक्सिमम आउटपुट दे सके मिनिमम इनपुट लेके. कॉस्ट भी इन्होंने रिड्यूस की. केवीआईसी हैज developed products such as carry bags, envelopes, files, folders, etc. using plastic mixed handmade paper. पेटेंट क्या होता है दोस्तों? देखिए पेटेंट क्या होता है? एक वैधानिक अधिकार होता है, स्टैट्यूटरी राइट होता है. आपने कुछ खोजा, आप चाहते हैं कि ये आपका ही रहे, कि आपका नाम रहे कि हाँ भैया मैंने ही इसका इनोवेशन किया है, मैंने इसे इनोवेट किया है, इन्वेंट किया है. तो उसके लिए आपको पेटेंट लेना पड़ेगा. क्या ये पेटेंट पूरे लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल हो जाता है? नहीं, लिमिटेड पीरियड के लिए लेता है. अगर एक बार आप करेंगे तो 20 साल तक की आपको जो है मतलब टाइम दिया जाता है, जिस दिन आपने डेट ऑफ मतलब फाइलिंग की एप्लीकेशन की कि देखो भैया ये मेरा प्रोडक्ट है, मैं इसकी पेटेंटशिप चाहता हूँ. तो 20 साल तक का आपको उसके बाद से जो है पूरा टर्म दिया जाएगा. भारत में क्या पेटेंट को लेके कोई कानून है? बिल्कुल है. पेटेंट एक्ट 1970 है भारत के अंदर में, जिसे पेटेंट एक्ट 2005 में अमेंड किया गया और साथ ही साथ पेटेंट रूल्स 2003 है. तो ये जो कानून है दो, पहला कौन सा? पहला है दोस्तों पेटेंट एक्ट 1970 और दूसरा है पेटेंट रूल 2003. इसके तहत ही ये सारा पेटेंट का जो है पूरा खेल चलता है. द पेटेंट रूल्स आर रेगुलरली अमेंडेड इन कॉन्सोनेंस विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, मोस्ट रिसेंट बीइंग इन 2016. क्लियर है? सो दिस इज द प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर. इस तरीके का ये हैंडमेड पेपर है, खूबसूरत सा लग रहा है. केवीआईसी खादी इंडिया ने यहाँ लिख दिया है, केवीआईसी का लोगो भी लगा हुआ है. राइट, चलिए आगे बात करते हैं अगली स्टोरी पे, दैट इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड. तो बीआरओ आप जानते ही हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो ये सारा काम धाम देखती है, उन्होंने कंस्ट्रक्ट कर दिया है वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड. और वो भी कहाँ किया है? उमलिंग ला पास पे किया है, जो कि ईस्टर्न लद्दाख में पड़ता है. नाम याद रखना है आपको, उमलिंग ला पास कहाँ पड़ता है? ईस्टर्न लद्दाख. क्या बना है? वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड. ऑल्टीट्यूड कितने पे है? 19,300 फीट की ऊंचाई पे ये लोकेट है. इट बैटर्ड द प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ अ रोड इन बोलिविया. इससे पहले जो मतलब रिकॉर्ड जिसके नाम था, तो बोलिविया में नाम था, जहाँ पे उतरूनुकू जो कि 18,953 फीट पे था और ये 19,300 फीट पे है. तो उसको तोड़ दिया बीआरओ ने. द स्ट्रेटेजिक रोड बिल्ट अंडर प्रोजेक्ट हिमांग. तो ये इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट हिमांग. प्रोजेक्ट हिमांग के नाम से जो है इसे बिल्ड किया गया है. पासेस थ्रू द उमलिंगला टॉप एंड कनेक्ट्स शिमुले एंड डेमचोक विलेजेस. तो ये वहाँ के ईस्टर्न लद्दाख के गांव हैं जिनको ये कनेक्ट करते हैं. इट विल एनहांस द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन एंड प्रमोट टूरिज्म इन लद्दाख. द रोड इज क्लोज टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. राइट, एलएसी के पास है. एलएसी किन दो देशों के बीचों में लगता है? जरूर बताइएगा. आज का दूसरा सवाल आपके लिए. एंड विल अलाउ क्विक मूवमेंट्स ऑफ ट्रुप्स एंड इक्विपमेंट. प्रोजेक्ट हिमांग क्या है? प्रोजेक्ट हिमांग बीआरओ का ही एक प्रोजेक्ट है, जिसे लद्दाख के रीजन जम्मू और कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख इन सब इलाकों में जो है इम्प्लीमेंट किया गया. 1985 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ. इस प्रोजेक्ट के तहत बीआरओ जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रोड्स एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स. राइट, कंपेयरिंग अगर रोड की बात करें, the road has been constructed at an altitude higher than the Mount Everest base camps as South Base Camp in Nepal at an altitude of 17,598. तो इसको भी मतलब क्रॉस कर गए हैं. अगर तिब्बत के नॉर्थ बेस कैंप की बात करें तो उसकी ऊंचाई भी इससे कम ही है. राइट, द रोड हैज बीन कंस्ट्रक्टेड मच अबव द अल्टीट्यूड ऑफ सियाचिन ग्लेशियर विच इज 17,700 फीट. द खारदुंगा ला पास इन लेह is at an altitude of 17,582. तो रिकॉर्ड तोड़ काम कर दिया बीआरओ ने इसको लॉन्च करके 19,300 की फीट पर. राइट, चलिए, और ये आप देख सकते हैं, ये वो बोर्ड है खरदुंगा ला टॉप. 18,380 है ये. तो
राइट, हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। और ये नीचे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट हिमांग का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। ये अब कुछ दिनों में चेंज हो जाएगा, वहां पे लिख दिया जाएगा 19,300 फीट। राइट, अगली स्टोरी पे बात करते हैं। हमारी अगली स्टोरी है 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहता है 8वां शेड्यूल भारतीय संविधान का? तो उससे पहले जानते हैं कि संदर्भ क्या है। तो लोकसभा में मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने कुछ जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से सरकार ने लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए कदम उठाए हैं। तो अब यहाँ पे लैंग्वेज की बात आ गई तो 8 शेड्यूल तो ऑटोमेटिक पिक्चर में आएगा। इट लिस्ट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, पार्ट 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट का नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि 343 से लेकर 351 के अनुच्छेद में आता है। तो पार्ट 17 आप याद रखेगा। कई बार अनुच्छेद ना पूछ के आपसे भाग पूछ ले जाएंगे, फिर आप फंसेंगे। आर्टिकल 344 और आर्टिकल 344 क्लॉज 1, ये हालांकि हमने लैंग्वेज के ऊपर पूरा पढ़ाया हुआ है बढ़िया से, प्लेलिस्ट में है पॉलिटी के सेक्शन में आप देखेंगे तो। So Article 344 and Article 344 Clause 1 provides for the constitution of a commission by the President on expiration of 5 years from the commencement of the Constitution. जबकि 351 आर्टिकल ये कहता है it provides for the spread of Hindi language to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of composite culture of India. तो जहां तक आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हालांकि 351 तो कह ही रहा है कि हिंदी जो भाषा है उसको प्रमोट करने की जरूरत है, उसको स्प्रेड करने की जरूरत है ताकि ये मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन बने। और वेरियस जो भारत में इतने सारे जो कल्चर्स हैं, मल्टी कल्चरल जो हैं चीजें, उसमें भी इसका जो है थोड़ा बहुत आगमन होता रहे। राइट, तो हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, लेकिन केवल हिंदी नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ 22 लैंग्वेजेस। तो इसमें 22 भाषाएं हैं। ऑफ दिस 14 वर इनिशियली इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। शुरुआती लेवल पे कितने थे? 14 थे। धीरे धीरे बाद में 8 और उसमें डाले गए 22। सिंधी लैंग्वेज वॉज एडेड बाय 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967। उसके बाद फिर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 से जोड़ा गया। एंड देन बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली, इनको 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 से जोड़ा गया, जो कि 2004 में पूरा एक्टिव रहे। क्लासिकल लैंग्वेजेस की भारत में बात करें तो भारत में 6 लैंग्वेज है जिसे क्लासिकल का दर्जा मिलता है, क्लासिकल स्टेटस मिलता है। उसमें सबसे पहले आपका आता है तमिल, जिसे 2004 में डिक्लेयर किया गया। फिर आता है संस्कृत, 2005 में डिक्लेयर किया गया। अब जैसा माना जा रहा है कि संस्कृत धीरे धीरे अब एक डेड लैंग्वेज होती जा रही है। कन्नड़ा 2008 में किया गया, तेलुगु भी 2008 में किया गया। एंड देन मलयालम, जो कि टफेस्ट लैंग्वेज है, 2013 में। एंड ओडिया 2014। Once a language is notified as a classical language, the Human Resource and Development Ministry, जो कि अब हाल फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन चुकी है, provide certain benefit to promote it. क्या क्या बेनिफिट देती है? 2 major annual international awards for scholars of the eminence in classical Indian languages. A center of excellence for studies in classical languages is set up. The University Grants Commission is requested to create, to start, and with at least in the central universities a certain number of professional chairs for the classical languages so declared. तो ये कुछ जानकारी थी 8वें शेड्यूल से लेकर। ध्यान रखिएगा, पार्ट 17 आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक में लैंग्वेजेस आते हैं। कितने लैंग्वेजेस है? 22 है। इनिशियल लेवल पे कितने थे? 14 थे। बाद में 8 जोड़े गए। अमेंडमेंट वगैरह याद रखना है, किस अमेंडमेंट किस ईयर में कौन कौन सा जोड़ा गया, क्योंकि स्टेटमेंट ऐसे कैसे दे दिया जाएगा, फिर आप वहाँ पे पजल होते रहेंगे। क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात करें तो 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, आप जानते हैं। जैसे इनको दर्जा मिलता है तो फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है इनको कुछ बेनिफिट्स देती है, कुछ अवार्ड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करती है, इसे स्प्रेड करती है, इसकी चीज़ों को बताती है। राइट, सो दिस इज द क्लासिकल लैंग्वेजेस, और यू कैन से वेरियस लैंग्वेजेस रिलेटेड टू द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इन्फोग्राफिक है, देख लीजिएगा, आप ही के लिए है। अगली स्टोरी पे चलते हैं, दैट इज मिनरवारिया पेंटली। देखिए, ये है मिनरवारिया पेंटली, दिख रहा होगा, आप समझ गए होंगे क्या है ये। दिस इज बेसिकली अ फ्रॉग। सो अ न्यू फ्रॉग स्पीसीज वर डिस्कवर्ड इन द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में मिला है। और इसका नाम जो है डीयू के जो फॉर्मर वाइस चांसलर हैं और यू कैन से प्लांट जेनेटिसिस्ट हैं, दीपक पेंटेल, उनके नाम पे इनका नाम रखा गया है। डीयू के वाइस चांसलर भी हैं और जेनेटिसिस्ट भी हैं प्लांट के। इस स्पीसीज की अगर बात करें, द न्यू फ्रॉग स्पीसीज नेम्ड मिनरवारिया पेंटेली बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ डाइक्रोग्लोसिडे। राइट, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? डाइक्रोग्लोसिडे। द फैमिली डाइक्रोग्लोसिडे कंप्राइजेस ऑफ 202 स्पीसीज ऑफ सेमी एक्वेटिक फ्रॉग्स distributed by the tropical and subtropical regions of Africa and Asia and Papua New Guinea। तो यहाँ पर जो है ये मतलब ज़्यादा पाए जाते हैं, अफ्रीका में है, एशिया में है, पापुआ न्यू गिनी में है। दिल्ली की जहाँ तक बात करूँ, दिल्ली में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। राइट, पिछले 5-7 दिनों 8 दिनों से तो काफ़ी बरस ही रहा है। तो हमने भी बहुत सारे मेंढक देखे, टर टर करते हुए हमने देखे, पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हाथ में एक भी नहीं आया। द फैमिली कंटेन्स लार्ज साइज
एंड द डॉफ स्पीसीज, मतलब बड़े साइज से लेके बौने साइज तक के भी मिलते हैं, 30 मिलीमीटर तक की इनकी लेंथ होती है। जो छोटे साइज के होते हैं उन्हें नैनोफ्राइस जीनस के तौर पे कहा जाता है, और जो बड़े साइज के होते हैं उन्हें होप्लोबेट्रेचस जीनस का कहा जाता है। इट वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट extending along the southwest coast of the Indian Peninsula. This new species is endemic to the southern Western Ghats. This species is also among the smallest known Minervaria frogs, genus frogs. तो सबसे ज़्यादा छोटा भी ये है, फ्रॉग की स्पीसीज में सबसे छोटा भी यही है। तो ये सब आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दिस इज बेसिकली अ स्पीसीज ऑफ फ्रॉग। सो मिनरवारिया पेंटेली, ऐसे सवाल आएंगे। रिसेंटली मिनरवारिया पेंटेली इज सीन इन द न्यूज, व्हाट दिस इज, राइट। इस तरीके के सवाल आपको मिलेंगे तो आप आराम से इसे टैकल कर लेंगे। पीआईबी की सीरीज को अच्छे से फॉलो करेंगे तो बिल्कुल ही कर लेंगे। अब बात करते हैं एमसीक्यूज पे। एमसीक्यूज दोस्तों, सबसे पहला सवाल आपके लिए रेडी कर दिया गया है। सबसे पहला सवाल है कि सर्ट इन, CERT डैश इन, इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है। पहला है, इट इज द नोडल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डील विद द साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। दूसरा, इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें से कौन सा कथन सही है, जवाब दीजिएगा। एमपी लेट स्कीम, हालांकि यूपीएससी की परीक्षाओं में भी आ चुका है एमपी लेट स्कीम। तो एमपी लेट स्कीम के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। सबसे पहला, क्या ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है? इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा कैन रिकमेंड वर्क्स अंडर द स्कीम एनीवेयर इन द कंट्री। इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? और ऑप्शन आपके सामने लगा दिए गए हैं, 1 2 1 एंड 2, नीदर 1 2, राइट। ऑप्शंस को आप मतलब थोड़ा सा दरकिनार कर लीजिएगा, आप स्टेटमेंट ही लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शंस गलत पुटअप हो गए हैं। इन चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। सवाल यही है कि इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन चलिए मैं आपको दे देता हूँ, 1 एंड 2, दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं 2 एंड 3, तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं 1 एंड 3, चौथा ऑप्शन ले लेते हैं 1 2 3। अब बताइएगा कौन सा ऑप्शन जो है इसमें से करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं तीसरे सवाल पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 ये किससे रिलेटेड है? हेल्थ से रिलेटेड है, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है, पॉवर्टी से रिलेटेड है, या जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? इन सभी तीनों सवालों के जवाब जो है हम आपको अगले सेशन में देंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और इकोनॉमिक क्रैकर का कोर्स चालू है, आप अगर एनरोल करना चाहते हैं तो आइए एनरोल कीजिए। लर्न एंड बी कॉन्फिडेंट इन इकोनॉमी लाइक अ बॉस। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज भी ऑन है। पावर ऑफ 10, सीए बूस्टर प्रीमियम, बिल्कुल लाजवाब तरीके से आपके लिए मतलब पूरा क्राफ्ट किया गया है आपके लिए ही। हम इस तरीके से मिलते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।